अस्सलाम वालेकुम जी। फयाज रामे आप लोगों से मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे रजब भट्ट और ईमान के हवाले से। और फाइनली रजब भट्ट ने ईमान को कल तलाक का नोटिस जो है वो भेज दिया। उसके ऊपर बात करेंगे। और अब क्या तलाक हो चुकी है या नहीं, क्या अब भी सुलह हो सकती है या नहीं, क्या अब भी ये रिश्ता बच सकता है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसका लीगल स्टेटस क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये एक वॉइस मैसेज आप सुने। एक ऑडियो लीक हुई है, ये उसी ग्रुप में से लीक हुई है जो रजब भट्ट के कोई हमायती हैं जिन्होंने ये प्लान डिस्क्लोज किया है कि आगे फ्यूचर प्लान क्या है रजब भट्ट का। तो पहले ये ऑडियो सुन लें आप लोग, फिर उसके बाद बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे डाइवोर्स हो जाती है और ये वो इसकी प्रॉपर एक सेटलमेंट बनेगी, ठीक है, इन दोनों पार्टीज में इस बच्चे के हवाले से कि लेट्स से कि जैसे कि इसको कैसे अब वो इन पे डिपेंड करेगा ईमान लोगों पे कि ये बाजू पकड़ाते हैं कि नहीं पकड़ाते हैं। नहीं तो दूसरी तरफ से वो उनकी पूरी तैयारी है कि बाय कोर्ट इन्होंने ऑर्डर्स लेने हैं, बाय कोर्ट इन्होंने उसके खर्चे देने हैं, बाय कोर्ट यानी कि ये जिस तरह एक सब्र किया जा रहा है ना कि मतलब कि हम नहीं करने देंगे, वो पूरी तैयारी में बैठे हैं, ठीक है, कि हमने वो फिर मेरा ख्याल हफ्ते में 2 दफा के लिए या शायद आई गेस 2 दफा के लिए परमिशन लेने के चक्कर में, और वो इतना तो पाकिस्तानी कोर्ट से इजाजत देते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये एक सेटलमेंट ये बनेगी, इस तरह नहीं होगी कि तलाक हो गई और हवा में चली गई चीजें। ये प्रॉपर उसका एक फॉलो अप भी होगा बाद में, ठीक है। इसका एक म्यूचुअल अकाउंट बनेगा, उसमें इसके फंड्स आएंगे और उन फंड्स के साथ यानी कि जो भी हो किवान की टेक केयर होगी। मतलब ये भूल है कि मिसाल के तौर पे कि किवान को लेकर जी अब मतलब कि वो सारा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये वो पूरी प्लानिंग के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप लोगों ने ऑडियो सुनी। अब सबसे पहले आ जाते हैं ईमान की तरफ। ईमान ने कल स्टोरी शेयर की जिसमें ये नोटिस लगाया हुआ जो मेरे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पे भी लगा है, जिसमें उसने कहा कि जी मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार की और बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद एक पॉडकास्ट आता है, पॉडकास्ट के बाद फिर फाइनली ये नोटिस आता है और मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि मेरा कसूर क्या है। और उसने कहा जी कि मुझे बहुत कुछ बोलना है, बहुत सारी बातें इसके ऊपर करनी है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की वजह से मैंने खामोशी इख्तियार की है और मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं जो है वो करना चाह रही। तो मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि रजब भट्ट ने तलाक का नोटिस अभी भेजा है। प्रैक्टिकली वो शादी को इससे कुछ 2-3 महीने पहले ही ख़त्म कर चुके थे, जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी की तस्वीरें डिलीट की और ये मैसेज दिया कि अब ये रिश्ता शायद बचेगा या नहीं रहेगा, मुझे इसका नहीं पता। फिर उन्होंने ऑडियो लीक हुए, एक यूट्यूबर ने ऑडियो लीक किए। उस वक्त हमने एतराज़ उठाया कि ये प्राइवेसी है, इसको लीक नहीं होना चाहिए। उस पर भी उन्होंने कोई जेस्चर नहीं दिया और उन्होंने जेस्चर ये दिया कि उनके लिए गिफ्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली नहीं। तो उन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की कि आप मेरी बीवी के मैसेजेस या मेरी मदर इन लॉ के मैसेजेस क्यों लीक कर रहे हैं। फिर राइट मोमेंट का वेट किया और ऑन जो है उसने जो है वो कमी अगर कोई बची थी तो वो पूरी कर दी पतलू के साथ बैठकर, और फाइनली ये नोटिस आ जाता है। तो मेरी नज़र में तलाक जो है ये इस्लाम में जायज़ तो है, लेकिन इसको नापसंद भी फरमाया गया है। और मेरी नज़र में जो शादी का एक रिश्ता होता है, ये एक मुकद्दस रिश्ता होता है और ये 2 ख़ानदानों का रिश्ता होता है। इसको सोशल मीडिया से जोड़ देना इंतहाई जाहलियत और अपनी अना के साथ जोड़ देना इंतहाई जाहलियत है। इस नोटिस के ज़रिए से लग ऐसा रहा है कि जैसे जो है वो एक सेटिस्फाई करने की मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, जैसे कुछ शर्तें मनवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस दिन ये नोटिस भेजा गया उसी दिन रजब भट्ट ने अपनी वालिदा को एक गाड़ी लेकर दी और साथ ये नोटिस भेज दिया। अब ये 2 खवातीन का कंपैरेटिव किया जा रहा है और साथ में ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की है, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस हद तक जा सकता हूँ। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि रजब भट्ट का मुकाबला अपने बेटे के साथ है या एक यतीम बच्ची के साथ है जो इसकी वाइफ है उसके साथ है। तो माजरत के साथ इंतहाई जाहिलाना किस्म का ये फैसला था और जल्दबाजी में किया गया ये फैसला था। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये अना में आकर किया गया या फैमिली प्रेशर में, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे किसी बात को मनवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है या उसमें कि ये जी बैकडोर। खैर
मुझ तक ये चीज़ें भी पहुंच रही कि ये कहा जाए कि आप माफ़ी मांग लें आकर, और बस ये कहने की कोशिश की गई कि मैं जो कर रहा हूँ वो राइट है। तो अब उसके बाद फाइनली जब बात नहीं बनी तो ये फिर नोटिस आ गया। अब इस नोटिस की कानूनी हैसियत अगर देखें तो अभी भी सुलह हो सकती है। पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि शादी एक मुकद्दस रिश्ता है, इसको जो है वो इतना नॉन सीरियस ना लें, और तलाक को इतना नॉन सीरियस ना लें कि आप जब मर्जी उठाएं और नोटिस भेज दें। इससे जो बेटियों वाले लोग हैं उनके जज्बात एहसासात बहुत ज़्यादा मजरूह होते हैं, और मैं बतौर वकील रोज़ाना इसी तरह के केसेस देखता हूँ। मेरी 10-11 साल की वकालत में मैंने कभी खुला का या तलाक का केस ही नहीं लिया। ऑनेस्टली बात है, बहुत ही कोई करीब हो तो मैं उसका देता हूँ, अदरवाइज मेरे ऑफिस में 20-25 वकील है तो मैं उनको रेफर कर देता हूँ। मैंने कभी तलाक का केस ही नहीं नहीं किया, क्योंकि किसी का घर खराब करना, या हम उनको कहते हैं कि भाई सुलह की कोशिश करें, अगर नहीं होती तो हम कहते हैं कि ठीक है ऐसी फीस से बेहतर है, हमने कभी तलाक का केस नहीं लिया। तो ये दो खानदानों का रिश्ता होता है, इस पे जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नफसियाती असरात, जो बुरे असरात पड़ते हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाते कि वो जो बाप और माँ की जो मोहब्बत होती है उससे महरूम हो जाते हैं, और फिर कम उम्री में जब हम बच्चों को गार्डियन कोर्ट में देखते हैं तो फिर उस वक्त जो इस तरह के शेर बबर होते हैं, जो इस तरह के बबर शेर अपने आप को समझते हैं कि जनाब इस तरह का कोई कारनामा समझते हैं कि बड़ा बहुत बड़ा कारनामा को बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, तो उस वक्त वो फिर अपने फैसलों पर पछता रहे होते हैं। तो मैंने तो गार्डियन कोर्ट में रोजाना की बुनियाद पर ऐसे लोगों को देखता हूँ, और बाद में वो फिर कहते हैं कि शायद हमारा रिलेशनशिप बच जाता, शायद हमने कोई ऐसा फैसला ना लिया होता। एनी हाउ, अब भी ये रिलेशन बच सकता है। हमने अदालतों में ये भी देखा कि लोगों को एक फाइनल नोटिस तक बात चली जाती है। जो आर्बिट्रेशन काउंसिल होती है, यूनियन काउंसिल, वो सामान तक लोगों का उठवा देती है जो जहेज में दिया जाता है। तो उसके बाद भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सेटलमेंट करवा देते हैं सुलह सफाई का। लेकिन यहाँ पे तो बुजुर्गों का भी अल्लाह हाफिज है, वो भी नजर नहीं आ रहा। तो मैं सिंपल ये कहूँगा कि इस्लाम का तरीकाकार ये होता है कि जब कोई मियाँ बीवी में मामला होते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उसमें बैठ कर उस मामला को हल करवाया जाता है, और मसलत अंगेजी से इस मामले को हल किया जाता है, ना कि सोशल मीडिया से इस मामले को जोड़ दिया जाता है। सोशल मीडिया के साथ पॉडकास्ट के जरिए से अब जो बीवी का मामला है वो एक पॉडकास्ट डिसाइड करेगा उसको रखना या नहीं रखना, एक वॉइस मैसेज डिसाइड करेगा कि उसको रखना है या नहीं रखना। तो ये जो वन साइडेड है, ये इंतहाई जाहिलाना और जल्दबाजी में किया गया फैसला है। बाकी अभी आपने एक ऑडियो मैसेज भी सुना, उस पर बात कर लें कि उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग भी की हुई है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि जी हम बच्चे को इस तरह से रखेंगे, हम बच्चे को जनाब उसका एक अकाउंट बना देंगे, उसमें हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। भाई अब आपको इसमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस लेडी ने उसको जन्म दिया है, उसको पैदा किया है, जिसने उसको इतने अरसे से लुक आफ्टर कर रही है, पाल रही है, आपको 3 मंथ में एक दफा मिले हैं, वो आगे फ्यूचर भी अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा तो मामला हो जाएंगे। मैं सिंपल ये कहूंगा कि अदालत में ये नहीं है कि ये पैसा लगा के कुछ मर्जी कर लें, किसी भी सूरत कस्टडी इनको नहीं मिलेगी बच्चे की। ये अगर बच्चे की कस्टडी लेना चाहेंगे मैं लिख कर देता हूँ, चैलेंज है मेरा इनको, ये बच्चे की कस्टडी अगर ईमान स्टैंड करती है ये लेकर दिखाए। कभी भी, मैं पहली तो बात अल्लाह ना करे इनके मामला सर तक जाए ना, मैं दुआ गो हूँ कि इनके मामला सुलह सही की तरफ जाए, लेकिन ऐसा अगर होता है तो कभी भी ये कितना मर्जी पैसा लगा लें, गार्डियन कोर्ट इनको कस्टडी नहीं देगी। फिर दूसरी बात, अगर 7 ईयर से बच्चा अब भी हो जाता है फिर भी इनको कस्टडी नहीं मिलेगी, और अदालत एट द टाइम ऑफ जब डिसाइड करती है कस्टडी देनी है या नहीं देनी, उस वक्त अदालत ये भी देखती है कि डाइवोर्स किसने दी, करेक्टर कैसा था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी देखेगी किसने चलाए हैं। तो ये सारी चीजें जो है उन चीजों को अदालत देखेगी। उसके बाद रही बात कैवान का जो खर्चा है, उसके लिए वो फैमिली कोर्ट से जाकर सूट फॉर मेंटेनेंस के जरिए से भी ले सकती है और अपना खर्चा भी ले सकती है, और वो डिमांड कर सकती है इनकी इनकम के मुताबिक, वो लाखों लाखों रुपए में भी हो सकता है, तो वो इनको देना पड़ेगा। रही बात मीटिंग की, तो मीटिंग में जिस तरह से ये मैसेज में कह रहे हैं कि जी मंथ वाइज होगा, तो वो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि कहाँ मीटिंग करवानी है। अदालत ये बात दुरुस्त है कि बाप को मुलाकात से महरूम नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए कोर्ट समटाइम कोर्ट में ही मुलाकात करवाने की 1-2 घंटे या 4 घंटे की मुलाकात करवाने की इजाजत होगी, और उस पर भी अदालत ईमान की भी मर्जी जानेगी कि आप उसकी मर्जी और मशावरत के साथ ये सारा मामला होगा। तो यहाँ तक तो इन्होंने सुना दिया, अब आगे फैसला जो है वो खातून ने करना है, लेडी ने करना है। तो ये अगर किसी गलत फहमी में है
تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ان کا نکال دینی چاہیے. باقی اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اگر آپ نے طلاق دینی ہی تھی تو بھائی تھوڑا صبر کر لیتے, عید گزر لینے دیتے, پھر دے دیتے, اور چار دیواری کا اندر بیٹھ کر بڑوں کو بٹھا کر معاملہ حل کر لیتے. اتنا شور شرابہ کر کے کسی کو ذلیل رسوا کر کے کرنے کا کیا ایک مقصد بنتا ہے؟ اس سے تو یہ ہے کہ کسی بات کا کوئی ریونج جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. اور 19 رمضان المبارک کو مولا کائنات کی شہادت تھی, اور شہادت والے دن آپ نے گاڑی تحفہ کی اور ساتھ میں طلاق کا نوٹس بھی بھیج دیا, اور خود کو آپ مومن بھی کہتے ہیں. خیر وہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, میں اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. ایک طرف تو آپ لوگوں کی جو بیٹیاں ہیں ان کی شادیاں کرواتے ہیں, اور اپنا گھر جو ہے وہ آپ بسا نہیں سکتے, اپنے گھر میں آپ نے طلاق کا نوٹس جو ہے وہ بھیج دیا. تو پھر دوسری طرف آپ لوگوں کا مسیحا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی غریب لوگوں کی بیٹیاں کی شادیاں کروا رہا ہوں. تو جتنے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شادی کوئی مذاق نہیں ہے, اور اس طرح کی چیزوں کو سوشل میڈیا کے ساتھ ریویوز کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. اس طرح سے لوگوں کے جذبات جو ہے وہ ہرٹ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں, کچھ بیٹیوں والے ہیں تو ان کے جذبات احساسات مجروح ہوتے ہیں, اور اس سے پھر نوجوان جو نسل ہے ان کو کیا میسج ملتا ہے؟ وہ تو پھر شادی کو ایز انٹرٹینمنٹ لے لیں گے. یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, یہ ایک مقدس رشتہ ہے, اور اس کو ایک جو طریقہ کار ہے, ایک لمٹس ہے, اس کے اندر رہ کر ہی پرفارم کیا جاتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے وہ کا گھر ابھی بھی مجھے امید ہے کہ شاید بچ جائے, لیکن جو چیزیں بیک ڈور سامنے آ رہی ہوں لگ نہیں رہی, لیکن میں ابھی بھی دعا گو ہوں, اور اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کسی کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے, تو میں ابھی بھی ان کے لیے دعا گو ہوں. تو اس لیے میں نے کہا کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.